हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव। प्रैक्टिस पेपर रहेगा ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। ठीक है, 2 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं और ये थर्ड प्रैक्टिस पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो जाती है इस तरह के प्रैक्टिस पेपर आपके लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर जो है रिपीट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं प्रैक्टिस पेपर आपके लिए। क्लियर? सो टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80। निर्देश दिए गए हैं, सामान्य निर्देश जो आप पढ़ सकते हो। इसमें 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे, क, ख और ग। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कुल 14 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले खंड का दिया गया है अपठित बोध। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर आपको देने हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता है। भारत दुनिया भर में अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, यानी यहाँ पर बहुत अलग तरह के विभिन्न प्रकार के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बोली भाषा, आस्था विश्वास, पंथ, धर्म और अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं, और यही क्या है, विविधता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है, इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों को आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, दक्षिण का तटीय प्रदेश, पूर्व में असम और मेघालय की अतिवृष्टि का सूरमय क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक संस्कृति की जो है सत्ता रही है। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है, तो गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की स्तुति यहाँ के लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। राम, कृष्ण और शिव की आराधना यहाँ सदियों से की जाती रही है। भारत की सभी भाषाओं में इन देवताओं पर आधारित साहित्य का सृजन हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में जन्म और मृत्यु के संस्कार एक समान प्रचलित हैं। विभिन्न रीति रिवाज, आचार व्यवहार और तीज त्योहारों में भी क्या है, समानता है। भाषाओं की विविधता अवश्य है, फिर भी संगीत, नृत्य, नाटक के मौलिक स्वरूपों में आश्चर्यजनक समानता है। संगीत के साथ स्वर, नृत्य के त्रिताल संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रचलित हैं। भारत अनेक धर्म, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं और विश्वासों का महादेश है, तथापि इसका सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, इस कथन से आशय है। तो उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? इसमें क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से कैसे है, तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है और कहीं रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। कथन दिया गया है, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या है, अनेकता में एकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और भारत अनेक धर्मों, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं और विश्वासों का देश है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आंसर हमारा ग हो जाएगा। दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। गद्यांश में संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक जो है वो किसे कहा गया है, तो संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक वो हिमालय को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है, या विविधता में एकता लिख सकते हो। हमने स्टार्टिंग में ही यही लाइन पढ़ी थी कि भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो अनेकता में एकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्यांश में कोई 2 बिंदु छांटिए जो देश की एक सूत्रता का परिचायक हो। तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। तो एक तो पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि हिमालय जो है, हिमालय क्या है, संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख देंगे, 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। दूसरा आप लिख सकते हो उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 5th का फर्स्ट पॉइंट, 5th का सेकेंड पॉइंट।
संपूर्ण भारत में जन्म विवाह मृत्यु के संस्कार एक समान प्रचलित हैं और विभिन्न रीति रिवाज आचार व्यवहार तीज त्योहारों में भी समानता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 क्या है? अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। पंक्ति का आशय जो है वो आपको स्पष्ट करना है कि भारत जो है वो अनेक धर्म मत पृथक आस्थाओं विश्वासों का क्या है, महादेश है। इसका आंसर आप यहाँ से कर देंगे भारत, यहाँ से। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा। भारत अनेक धर्मों संप्रदायों मतों और पृथक आस्थाओं और विश्वासों का महादेश है, तथापि इसका सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संसार के अन्य देशों के लिए भारत विस्मय का विषय क्यों रहा है? तो जितनी विविधता भारत में है उसको लेकर यह हैरानी का विषय रहा है। इसका सांस्कृतिक यहीं से देखिए 6 क्वेश्चन के अंदर ही आपका 7वां क्वेश्चन भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका सांस्कृतिक समुच्चय यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है इसका 7वां क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, अपने भी विमुख पराये बनकर आँखों के सन्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब चिर संचित आकांक्षाएं पल भर में ही ढह जाएंगी, जब कहने सुनने को केवल स्मृतियां बाकी रह जाएंगी, विचलित हो उन आघातों में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, हाहाकारों से आविष्ट तब मेरा जीवन तेरा मेरा जीवन होगा, होंगे विलीन ये मादक स्वर मानवता का क्रंदन होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पंक्ति में पथ भूल न जाना इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ आपका हो जाएगा कि लक्ष्य से हमें जो है लक्ष्य से भटक न जाना, पथ भूल न जाना यानी अपने लक्ष्य से भटक न जाना। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार जीवन पथ पर जब मुश्किल आती है तो सामान्यतः क्या होता है? तो हमारा मन जो है वो क्या होने लगता है, विचलित होने लगता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसमें क्या है कि कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, और कठिन परिस्थितियों में भी हमें संघर्ष करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा, ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जब चिर संचित आकांक्षाएं ढह जाती है तो क्या शेष रह जाता है? तो केवल जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो शेष रह जाती हैं। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे कि जब चिर संचित आकांक्षाएं ढह जाती हैं तो क्या शेष रह जाता है? तो केवल स्मृतियां बाकी रह जाती हैं। अपने जब पराये बन जाते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है? काव्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कदम कदम पर घोर निराशा के काले बादल छा जाते हैं। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए कितनी भी परेशानी आए, अपने लक्ष्य से भटकना और रुकना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 30 मई 1826 को हुई थी। क्लियर? तो आप लिख देंगे 30 मई 1826 ईस्वी से। नेक्स्ट देखिए, संचार के एक सशक्त साधन के रूप में दूरदर्शन की भूमिका पर प्रकाश डालना है। आंसर रहेगा, दूरदर्शन के माध्यम से कोई भी बात बहुत कम समय में अधिकतर लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, इसलिए यह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन पर अनेक ज्ञानवर्धक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसके कारण यह घर घर का लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। यह माध्यम सूचना, समाचार, मनोरंजन एवं ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, सेकेंड है, वर्तमान में हमारे थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, वर्तमान में हम जनसंचार हमारे जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो संचार जो है वो मानव समाज का अभिन्न अंग है। संचार के माध्यम से ही मनुष्य विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज संपूर्ण दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। संचार के अभाव में मानव समाज का निर्माण ही संभव नहीं है।
मनुष्य अपनी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की संचार प्रक्रियाओं में निरंतर सम्मिलित रहता है, जिससे उसकी जीवन शैली क्या होती है, निरंतर प्रभावित होती रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन जो है वो आपको करना है। तो किसी साप्ताहिक बाजार का दृश्य दिया गया है, किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का दृश्य आपको लिखना है, या अपने विद्यालय की प्रार्थना सभा का दृश्य आपको लिखना है। ठीक है, तो कोई भी एक आप लिख सकते हो, बहुत ईजी टॉपिक रहता है ये। तो यहाँ पे हम किसी साप्ताहिक बाजार का दृश्य देखेंगे, बाकी अभी आप उसी तरह से लिख सकते हो। तो ये रहेगा किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का दृश्य। तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सदैव जो है कैसा होता है, वो चहल पहल से भरा रहता है, चारों ओर यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है। तो जैसा आप वहाँ का सीन आप देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, वैसा ही सीन, वैसा ही दृश्य आपको यहाँ पर लिखना होता है। कोई अपने सामान के साथ बैठा ट्रेन में की प्रतीक्षा कर रहा है, तो कोई जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ नजर आता है। कुली सिर पर भारी सामान उठाए यात्रियों की सहायता करते दिखाई देते हैं। चाय वाले, फल वाले और अखबार बेचने वाले अपनी अपनी आवाज़ लगाकर यात्रियों को आकर्षित करते हैं। प्लेटफॉर्म पर बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की चिंता भरी बातें और यात्रियों की आपसी बातचीत से वातावरण जीवंत बन जाता है। ट्रेन के आने की घोषणा होते ही सब में हलचल मच जाती है और पूरा प्लेटफॉर्म गतिशील हो उठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र और आवेदन पत्र लिखना है। अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का उल्लेख करते हुए नगर निगम के अधिकारी को आवश्यक सुझाव देते हुए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। देखिए इस तरह से आप आंसर करेंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय, नगर निगम कार्यालय, मोहल्ले में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले डैश क्षेत्र में, जो भी आपका क्षेत्र है उसका नाम आप लिख सकते हो, बरसात के दिनों में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नालियों की उचित सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है तथा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि नालियों की नियमित सफाई कराई जाए तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। तो आ जाएगा धन्यवाद भवदीय, नाम और पता। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है, एक मासिक हिंदी पत्रिका को प्रूफ रीडर की आवश्यकता है। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए सवृत्त के साथ इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले आवेदन पत्र देखेंगे। एक मासिक हिंदी पत्रिका में प्रूफ रीडर पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र है। सेवा में संपादक महोदय, जो पत्रिका है उसका नाम आप कोई भी लिख सकते हो। मासिक हिंदी पत्रिका, पता लिख देंगे। विषय रहेगा प्रूफ रीडर पद हेतु आवेदन पत्र। तो महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपकी प्रतिष्ठित मासिक हिंदी पत्रिका में प्रूफ रीडर पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं स्नातक हूँ, ठीक है, और मुझे हिंदी व्याकरण वर्तनी, विराम चिन्ह और भाषा शुद्धता का अच्छा ज्ञान है। मुझे लेखों, समाचारों एवं साहित्यिक रचनाओं के प्रूफ संशोधन का अनुभव है। मैं कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग और संपादन कार्य में दक्ष हूँ। सवृत्त यानी बायोडाटा संलग्न है। आशा है कि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद भवदीय, नाम लिख देंगे, पता और मोबाइल। अब इसके साथ क्या लिखना होता है, बायोडाटा देना होता है। तो यहाँ से बायोडाटा देख लेंगे। नाम हो जाएगा पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, संपर्क नंबर आप लिख सकते हो। शैक्षिक योग्यताएं आप लिख देंगे। इस तरह से आप टेबल बना के लिखिएगा, ठीक है। क्रम हो जाएगा परीक्षा यानी 10वीं कक्षा में कौन से विश्वविद्यालय से की है, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है। तो ये तो आप इस तरह से आप एक ही फॉर्मेट को याद कर लेंगे और थोड़ी सी एजुकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे आपको क्या पूछा गया है, किस पद के लिए आपको आवेदन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी एजुकेशन इसमें चेंज कर सकते हो, बाकी एज इट इज रहेगा। उसके बाद अन्य योग्यताओं में आप यही लिख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान है, हिंदी टाइपिंग है, जैसे प्रूफ रीडिंग है तो इसमें आपने अन्य योग्यताओं में प्रूफ रीडिंग और संपादन कार्य में दक्षता लिख दिया है। अगर किसी और सब्जेक्ट के लिए एज ए टीचिंग प्रोफेशन जॉब है तो उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन बदल देंगे, लेकिन फॉर्मेट यही रहने वाला है। कार्य अनुभव हो जाएगा सुरभि पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष हिंदी शिक्षण का कार्य अनुभव है। उपलब्धियां क्या है वो आप लिख सकते हो। राज्य स्तर पर 2016 में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। अभिरुचियां क्या हो जाएंगी, संगीत, योग, अभ्यास, थिएटर व नाटक मंचन, ये जो है इसमें क्या हो जाएंगी, अभिरुचियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कॉलोनी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। आंसर रहेगा आपकी कॉलोनी में आयोजित रक्तदान शिविर प्रतिवेदन लिखना है। तो शीर्षक है कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन, दिनांक डेट लिख देंगे को हमारी कॉलोनी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जो है स्थानीय सामाजिक संस्था एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ।
शिविर में डॉक्टरों और नर्सों की विशेष टीम उपस्थित थी। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण की उत्तम व्यवस्था की गई थी। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए और यह शिविर जो है मानव सेवा और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने वाला रहा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। आगामी अंतर विद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्यालयों के सांस्कृतिक सचिवों के साथ एक बैठक संपन्न होनी है, उसकी कार्यसूची आपको लिखनी है। तो देखिए, अंतर विद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु बैठक, तो स्थान लिख देंगे, दिनांक आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो इसमें एजेंडा क्या रहेगा, सभी विद्यालयों के सांस्कृतिक सचिवों का स्वागत सबसे पहले किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी जाएगी कि आज जो ये बैठक की गई है सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु, तो उसमें क्या एजेंडा है, बैठक के उद्देश्य क्या है, किन बातों पर चर्चा होनी है। उसके बाद जो प्रतियोगिता कराई जाएगी उसकी तिथि क्या रखें और समय क्या रखा जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं का चयन क्या होगा, यानी क्या क्या प्रतियोगिता होनी चाहिए, नृत्य, गायन, नाटक, भाषण, ये सभी है। नियम एवं शर्तों पर चर्चा की क्या रूल रेगुलेशन रखे जाने चाहिए। निर्णायक मंडल के चयन पर विचार की जो जजेस हैं वो कौन लिए जाएं, पुरस्कार क्या दिए जाएं, प्रमाण पत्र दिए जाएं, अन्य आवश्यक विषय अगर हैं उन पर चर्चा की जाए। धन्यवाद ज्ञापन और बैठक समापन, तो ये एजेंडा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। डायरी को नितांत निजी दस्तावेज क्यों कहा जाता है। डायरी को नितांत निजी दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो डायरी जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, विचारों, भावना और जीवन की घटनाओं का लिखित रूप होती है। इसमें व्यक्ति अपने मन की बातें खुलकर लिखता है जिन्हें वह दूसरों से साझा नहीं करता। डायरी अपने निजी जीवन का लेखा जोखा होती है जिसे व्यक्ति केवल अपने लिए ही लिखता है। इसे प्राय गुप्त स्थान पर रखा जाता है और सामान्यतः केवल लिखने वाला ही इसे पढ़ता है। इसी कारण डायरी को नितांत निजी दस्तावेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटकथा और नाटक में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो प्रस्तुति माध्यम। तो नाटक का प्रदर्शन वो सीधे मंच पर दर्शकों के सामने किया जाता है, जबकि पटकथा फिल्म या धारावाहिक के निर्माण हेतु लिखी जाती है। संरचना व विस्तार, तो नाटक में दृश्य, पात्र और घटना स्थल सीमित होते हैं, जबकि पटकथा में दृश्यों, पात्रों और घटना स्थलों का विस्तार जो है वो अधिक होता है तथा कोई विशेष सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 के आधार पर है। तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी बात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन, फिर उनसे उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी थी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की किरणें कैसी थी, तो सूर्य की किरणें कोमल थी। काव्यांश के अनुसार चिर अभिशापित कौन है, तो चकवा चकवी जो है वो क्या है, चिर अभिशापित है। ठीक है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें क्या रहेगा, सूर्योदय होते ही चकवा चकवी के बेबसी का अंत हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि निशा काल में वे प्रणय लीला नहीं करने को अभिशप्त हैं। तो ये कारण भी सही दिया गया है, तो हमारा आंसर ग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बालारुण शब्द का क्या अर्थ है। तो बालारुण शब्द का अर्थ है सूर्योदय के समय का सूरज, उसको बालारुण कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रचंड ऋतु में बसंत ऋतु में प्रचंड हवा चलती है, ये गलत है। बसंत ऋतु में धीरे धीरे हवा चलती है, ये सही है। बसंत ऋतु सुहावना होता है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही हमारे सही है, तो ग हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई कविता में कविता से कबीर का क्या आशय है। आंसर रहेगा, कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग धार्मिक आडंबरों में उलझे हुए हैं। वे सच्ची भक्ति और ईश्वर ज्ञान वास्तविक अर्थ को नहीं समझते, बाहरी कर्मकांड, रीति रिवाज और दिखावे को ही धर्म मानकर चलते हैं। कबीर मानते हैं कि इस कारण दोनों ही मार्ग से भटके हुए हैं और सत्य के मार्ग को नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए वे कहते हैं कि इन दोनों ने सही राह नहीं पाई। संध्या के बाद कविता के आधार पर संध्या के समय प्रकृति में आए किन्हीं दो परिवर्तन लिखे। तो सूर्य का रंग जो है तेज पीले से बदलकर गहरे लाल में परिवर्तित हो जाता है और उसकी लाली पेड़ों की फुनगियों पर दिखाई देने लगती है।
नदी और गंगा के जल में सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है मानो धरती में सूर्य का कोई स्तंभ उतर रहा हो तथा जल चितकबरा सा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो यह कविता ऐसी शासन व्यवस्था के विरोध में है जो क्रूरता पूर्वक शासन करती है और जनता की भावनाओं व अधिकारों का क्या करती है, दमन करती है। ठीक है, सत्ता द्वारा अन्याय, अत्याचार और शोषण के कारण समाज में असंतोष और आक्रोश जो है उत्पन्न होता है। कवि के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रतिरोध आवश्यक हो जाता है, इसलिए हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता के विरुद्ध उठने वाले जन प्रतिरोध की सशक्त अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक काव्यांश की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, खेलन में को काको गुसिया, हारे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कतक करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठी करे ताशों को खेले। तो इसको आपको प्रसंग लिखना है। जो प्रसंग में आपको लिखते हुए ध्यान रखना है, आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना है। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से लिखने होते हैं। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जो है वो सूरदास जी हैं। तो संदर्भ में आपको कविता का नाम या पाठ का नाम और उसके कवि या लेखक का नाम लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग होता है कि वो किस बारे में है। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं, तब उनके मित्र श्री दामा उन्हें समझाते हैं। उसके बाद देखिए व्याख्या क्या है। श्री दामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, तुम हार गए और मैं जीत गया, फिर व्यर्थ में गुस्सा क्यों कर रहे हो। हम जाति पाति में तुमसे बड़े नहीं हैं और न ही हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं। तुम हम पर अधिकार इसलिए जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं। जो रूठता है उसके साथ भला कौन खेलेगा। सभी ग्वाल वाल जहां तहां बैठ गए। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में प्रभु श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर अपनी बारी दी। ठीक है, काव्य सौंदर्य में देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष 2 पक्ष देने होते हैं। आप एक एक पॉइंट करके भी लिख सकते हो। तो भाव पक्ष क्या है, इसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण का रूठना, ग्वाल बालों का उन्हें समझाना अत्यंत स्वाभाविक लगता है। और कला पक्ष क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है जो अत्यंत मधुर और प्रवाहमयी है। जाति पाति में अनुप्रास अलंकार है, पद में जो है संगीतात्मकता है। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है। ठीक है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। और पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। आंसर रहेगा, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य की नई कविता धारा के प्रमुख हस्ताक्षर सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध कविता घर में वापसी से अवतरित हैं। इस कविता में कवि ने आधुनिक जीवन की विडंबनाओं, पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं और भावनात्मक यथार्थ को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है। प्रसंग रहेगा, कवि घर में वापसी कविता में घर लौटे हुए व्यक्ति की दृष्टि से अपने परिवार के सदस्यों को देखता है। वह माँ, पिता, बेटी और पत्नी की आंखों के माध्यम से उनके जीवन संघर्ष, संवेदनाओं, प्रेम और कठोर यथार्थ के रूप को द्वारा व्यक्त करता है। ये आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि पूरे जीवन अनुभव और भावनात्मक संबंधों की प्रतीक बन जाती हैं। उसके बाद देखिए व्याख्या दी गई है। कवि कहता है कि उसके घर में 5 जोड़ी आंखें अर्थात परिवार के 5 सदस्य हैं। माँ की आंखों को वह तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों के रूप में देखता है जो माँ के थके हुए जीवन, निरंतर संघर्ष और त्याग और कष्टपूर्ण यात्रा के प्रतीक हैं। पिता की आंखें लोहे की ठंडी सलाखों के समान है जो उनके कठोर स्वभाव, अनुशासन, भावनात्मक कठोरता और भीतर दबे हुए भाव को दर्शाती हैं। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दीपों जैसी हैं जो उसकी पवित्रता, मासूमियत, आशा और उजास का प्रतीक है। पत्नी की आंखें कवि के लिए आंखें नहीं हाथ हैं जो उसे थामे हुए हैं, अर्थात पत्नी जीवन संघर्ष में उसका सहारा, संबल और स्थिरता प्रदान करने वाली जीवन संगिनी है। इस प्रकार कवि प्रतीकों के माध्यम से पूरे परिवार के भावनात्मक संसार, संबंधों की गहराई और जीवन संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए इसका साहित्यिक सौंदर्य दिया गया है। सबसे पहले अगर भाषा शैली की बात करें तो सरल है, बिल्कुल सहज है, यथार्थ परक है और प्रतीकात्मक भाषा है। क्लियर। काव्य शैली की बात करें
तो नई कविता की विशेषताओं से युक्त प्रतीकात्मक और बिंबात्मक शैली है। अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार, अंकों जैसे आंखों को पंचर पहिए, लोहे की सलाखें, दीप, हाथ कहना और प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग पूरी ही कविता में किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लेंगे। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुम दून की सूझती हो। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेतवाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी भी देश के सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह सब भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कलिया मसाला बनावें जिसमें इस खेती से आगे दूना अन्न उपजे। विलायत के में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उस समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक दिन भी व्यर्थ न जाए। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। पंक्ति में कांटों शब्द का क्या अर्थ है? तो कांटों का मतलब क्या है? यहाँ पे अवरोध, जो मुश्किलें हैं वो है। अगला है, गद्यांश के अनुसार विलायत में जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ जाता है तो कोचवान क्या करता है? कोचवान जो है वो अखबार पढ़ता है, गप नहीं मारता है। हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, हम क्या उन्नति करें? लेखक ने इस प्रवृत्ति को क्या कहा है? लेखक ने इस प्रवृत्ति को क्या कहा है? भूल कहा है। गद्यांश के अनुसार एक छिन भी व्यर्थ न जाए, यह किनका सोचना है? तो यह अंग्रेजों का सोचना है कि एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर विकल्प जो है वो सही चुनकर लिखना है। कथन है, किसी भी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते, वहाँ भी गरीबी, असमानता और बेरोजगारी होती है। तो आंसर हमारा इसमें दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में करने हैं। तो पहला है, ईदगाह कहानी में हामिद के द्वारा चिमटा खरीदना उसके स्वभाव की किन विशेषताओं को दर्शाता है? आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हामिद का चिमटा खरीदना उसके व्यक्तित्व की कई श्रेष्ठ विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे उसकी समझदारी और विवेकशीलता को दर्शाता है। हामिद ने दादी द्वारा दिए गए पैसे का सही उपयोग किया। उसने मेले में खिलौनों और मिठाइयों पर फिजूल खर्ची न करके चिमटा खरीदना उचित समझा। भावुकता और अपनापन, हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियां बनाते समय जल जाते थे। यह उसके प्रेम, करुणा और पारिवारिक संवेदना को दर्शाता है। संवेदनशीलता, दादी के कष्ट को समझकर उसके समाधान का उपाय करना हामिद की संवेदनशील प्रकृति को प्रकट करता है। लालच रहित स्वभाव और सहनशीलता, तो गरीब होने के बावजूद हामिद स्वार्थी नहीं है और अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को महत्व देता है। तो ये उसकी श्रेष्ठ विशेषताएं दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के समाज की परिकल्पना की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समावेशी, समानता मूलक, सहिष्णु और न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना की थी। उनके विचारों का केंद्र था जातिवाद और छुआछूत का विरोध, सामाजिक समानता की स्थापना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, स्त्री अधिकारों का समर्थन, अंधविश्वास और कुप्रथाओं का विरोध और शिक्षा का व्यापक प्रसार। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सभी मनुष्यों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। अगला जो प्रश्न दिया गया है, भारत की गुलामी का कारण भारतेंदु जी क्या मानते हैं? तो जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की गुलामी और दुर्दशा का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन और भारतीयों की आपसी फूट को मानते हैं। इसके अतिरिक्त वे निम्न कारणों को भी भारत की दुर्दशा का कारण बताते हैं, जैसे कुरीतियां हैं, रोग और आलस्य हैं, यहाँ के लोग आलसी हैं, मदिरा पान करते हैं, अज्ञान और अंधकार है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास ज़्यादा है। ठीक है, फिजूल खर्ची है, फैशन परस्ती है, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़, ये इन सभी से लोग पीड़ित रहते हैं। तो उनके अनुसार इन सभी कारणों ने मिलकर भारत को कमजोर और परतंत्र बना दिया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें दिया गया है, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे मैं बाल अरुण के किरण पथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा।
मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्मांतर की जननी ही रहोगी। जननी यानी माँ ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ माँ। जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। आंसर रहेगा, संदर्भ दिया गया है तो देखिए सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रस्तुत जो गद्यांश है उस पाठ उसकी माँ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, पांडे बेचंद शर्मा उग्र हैं। इसमें लेखक ने माँ पुत्र के शाश्वत और आत्मिक और भावनात्मक संबंध को अत्यंत करुण और मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये 1 नंबर का रहेगा। इस अंश में उसके बाद प्रसंग है, तो इसमें क्या बताया गया है। प्रसंग में लिखा जाता है कि किसके बारे में बताया गया है। तो इस अंश में पुत्र अपने जीवन के अंतिम समय में माँ को पत्र लिखकर विदाई संदेश देता है। वह शारीरिक रूप से संसार से विदा होने की बात करता है, पर भावनात्मक और आत्मिक रूप से माँ से अपने अटूट संबंध को व्यक्त करता है और माँ को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, व्याख्या देखिए। पुत्र कहता है कि जिस दिन माँ को यह पत्र मिलेगा उस दिन की सुबह वह इस संसार से विदा हो जाएगा। वह बाल और उनकी किरण रथ की कल्पना के माध्यम से मृत्यु की ओर अपने गमन को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करता है और कि वह किरण रथ जो है उस पर सवार होकर चला जाएगा। वह यह भी कहता है कि अंतिम समय में माँ से मिलना व्यर्थ होता है, क्योंकि इससे केवल दुख बढ़ता। वह माँ को आश्वस्त करता है कि वह जन्म जन्मांतर तक उसी की संतान रहेगा। भौतिक दूरी उसे माँ से अलग नहीं कर सकती। जब तक संसार में जीवन है, पवन बहता है, सूर्य चमकता है और समुद्र लहरता है, तब तक कोई भी शक्ति उसे माँ की करुणामयी गोद से अलग नहीं कर सकती है। उसके बाद विशेष जो है साहित्यिक विशेषताएं बताई गई हैं। तो भावपक्ष जो है इसमें क्या है, मातृभूमि पुत्र प्रेम दिखाया गया है, करुणा दिखाई गई है, आत्मीयता की मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई गई है। भाषा कैसी है, बहुत ही कोमल है, भावुक कर देने वाली है, काव्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। शैली भावात्मक और दार्शनिक शैली है। प्रतीकात्मक है, अरुण किरण रथ करुणामयी गोद जैसे प्रतीक जो है उनका प्रयोग किया गया है। रस, करुण रस की प्रधानता है इसमें। मानवीय संवेदना, माँ पुत्रों के संबंध की आत्मिक गहराई का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रसंग लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। संदर्भ दिया गया है, तो इसे देखिए। प्रस्तुत पद्यांश पाठ गूंगे से लिया गया है, जिसके लेखक रांगे राघव हैं। इसमें आधुनिक समाज और आधुनिक मनुष्य की आंतरिक मानसिक स्थिति का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। प्रसंग है, इस अंश में लेखक आधुनिक समाज की उस स्थिति को उजागर करता है जहां व्यक्ति बाहर से सामान्य, सक्रिय और प्रसन्न दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह घृणा, विद्वेष, पीड़ा और असंतोष से ग्रस्त होता है। मनुष्य समाज, राष्ट्र, धर्म, व्यक्ति के नाम पर फैली नकारात्मकता से भीतर ही भीतर टूट रहा है। व्याख्या क्या है, लेखक कहता है कि आज का मनुष्य भीतर से गूंगा हो गया है, अर्थात वह अपनी वास्तविक पीड़ा, भावना और संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति का हृदय घृणा, द्वेष और विद्वेष से छटपटाता है, फिर भी वह कृत्रिम सुख और झूठी संतुष्टि के जाल में फंस जाता है। वह वास्तविक प्रेम, स्नेह और समानता चाहता है, लेकिन जो है समाज उसे दिखावटी खुशी, छल और भ्रम की ओर धकेल देता है। इस प्रकार मनुष्य भीतर से टूटता जाता है और भावनात्मक रूप से संवेदनहीन बनता जाता है। यह गद्यांश आधुनिक मानव की मानसिक त्रासदी और सामाजिक विडंबना को प्रकट करता है। विशेष क्या रहेगा, विषय वस्तु आधुनिक समाज की संवेदनहीनता और मानसिक संकट है। भाषा गंभीर और विचारात्मक और प्रभावशाली है। शैली यथार्थवादी, चिंतनशील और दार्शनिक है। भाव पक्ष में आंतरिक पीड़ा, घुटन और भावनात्मक खोखलापन है। सामाजिक चेतना, समाज की विसंगतियों का सशक्त चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था और अब उसमें क्या अंतर आया है। हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ के आधार पर उत्तर आपको देना। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। आजकल लोगों में कला और कलाकार के प्रति नजरिया बहुत बदला है। लोग अब कला और कलाकारों को बहुत इज्जत करते हैं तथा उन्हें अब प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कलाकारों की इतनी कद्र नहीं की जाती थी। ठीक है, पहले उन्हें राजा के यहाँ, अफसरों के यहाँ, अमीर लोगों के यहाँ दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए तस्वीर बनाने वाला माना जाता था। उस समय के कलाकार कला को आजीविका के रूप में सोच नहीं सकते थे, लेकिन आजकल कला की प्रसिद्धि इतनी बड़ी है, ठीक है, कि किसी नामी कलाकार की कृति काफ़ी ज़्यादा पैसों में बिकती है, जिससे पैसा और नाम दोनों कमाया जाता है।
कोई कोई कृति इतनी महंगी होती है कि आम इंसान इसे खरीद नहीं पाता, तो वो उस कृति की प्रतिलिपि ही खरीद कर अपने घर की दीवारों की शोभा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा पाठ के आधार पर तत्कालीन और वर्तमान समय के पठन पाठन के तौर पर तरीकों की तुलना कीजिए और आप जिस तौर तरीके को पसंद करते हैं उसके पक्ष में तर्क दीजिए। उस समय अनुशासन का जो है क्या था, कड़ाई से पालन किया जाता था और आज भी अनुशासन का पालन करने का अभ्यास किया जाता है। बच्चों को ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करने की बजाय आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहले के समय में बच्चों की प्रतिभा और रुचि को न देखा जाता था और न ही उस पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता था। संपूर्ण कक्षा को जो है समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज बच्चों की रुचि, योग्यता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है और इसे ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी जो आपकी हॉबी है जिसमें बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं जो रुचियां हैं उन्हीं को ध्यान में देते हुए उनको अपना करियर चुनने की आज़ादी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा निश्चित रूप से समान होती है, लेकिन बाद में बच्चे को अपने विषय को अपनी इच्छा अनुसार लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। उस समय स्कूल में केवल ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति को ही महत्व दिया जाता था। खेल, कला आदि का महत्व नहीं था, लेकिन आज खेल, कला आदि को शिक्षा के समान जो है महत्व दिया जाता है। विद्यालय द्वारा पहले की तरह बच्चों को शारीरिक पीड़ा और दंड आज नहीं दिया जाता। आज बच्चों को शारीरिक सजा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। शारीरिक दंड भी शिक्षा का एक हिस्सा था, जिसके डर के कारण बच्चे अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पित रहा करते थे। अगला प्रश्न है, अभाव अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायी हो सकता है, कैसे? आवारा मसीहा पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना है। आंसर रहेगा, देखिए, अभाव और अपूर्णता या अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरक हो सकती है। जब मानव जीवन में अभाव या अपूर्णता होती है तो उस खालीपन को पूरा करने के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है और जज्बे के साथ आगे बढ़ता है। दुनिया भर के अधिकांश महान और प्रेरक व्यक्तित्वों को जीवन यात्रा को पढ़कर हम जानते हैं कि वे सभी अभाव और अधूरेपन के खिलाफ लड़े, उसी से प्रेरित होकर आगे बढ़े। उन्होंने एक सफल जीवन बनाया और महान बने। अगर मनुष्य के पास किसी वस्तु का अभाव ना हो तो उस मनुष्य में कुछ हासिल करने का जुनून ही शेष नहीं बचेगा। इसलिए जीवन में अभाव और अधूरापन हमेशा कुछ हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस पेपर का किया है। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक जो है ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सब के प्रैक्टिस पेपर के लिए चैनल को ज़रूर क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही आपके पेपर होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर की मिलती है, साथ में क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जो है देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।